हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। जैसा कि कल के सेशंस में हम लोग क्या देख रहे थे, सीएसएस सिलेक्टर के बारे में देख रहे थे। वैसे ही आज के भी सेशन में हम लोग सीएसएस सिलेक्टर के बारे में देखने वाले हैं। लेकिन सीएसएस सिलेक्टर के बारे में और भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं और भी कई सारे सीएसएस सिलेक्टर आते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें हम लोग कल देख चुके थे सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। जो आप लोग एचटीएमएल में टैग लिखते हो वही एलिमेंट होता है, और वही चीज अगर आप सेम आप सीएसएस के अंदर सिलेक्टर के रूप में लिखते हो तो वहां पे आप एलिमेंट सिलेक्टर उसे बोलते हो। एक ही जगह पे आप कॉमा डाल डाल के आप कई सारे टैग को लिख देते हो, पी टैग, H1 टैग, H2 थ्री टैग, सारे टैग को एक ही जैसा डिजाइन देना होता है। तो वही चीज हमारा क्या होता है, मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्टर रहता है। आप जो यहाँ पे स्टार सिलेक्टर लिखते हो, जिसे हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर भी कहते हैं, इसमें अगर कोई भी डिजाइन कलर स्टाइल अप्लाई करते हैं तो आपके पास एचटीएमएल टैग में, एचटीएमएल पेज के ऊपर जितने भी आप टैग, div टैग, H1 टैग, H2 टैग, p टैग, जो भी टैग डाले रहते हो, सबके लिए यहाँ पे जो भी कलर डिजाइन स्टाइल डालो वो सबके लिए अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा करके मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, इन्हीं सब चीजों को हमेशा यूज करेंगे। इसमें आप चाहो तो फॉन्ट कलर, टेक्स्ट साइज, जितने भी सीएसएस के और भी जितने भी प्रॉपर्टी वगैरह आते हैं उन सबको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उसी को अप्लाई करना जो सबके लिए अप्लीकेबल हो। ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग कल आईडी सिलेक्टर के बारे में देखे थे। आईडी सिलेक्टर में आपको ये बताए थे कि आईडी या क्लास दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो। आईडी में आपको हैशटैग से डिनोट करना होता है, और एचटीएमएल के अंदर एट्रीब्यूट आईडी नाम से एक एट्रीब्यूट देना होता है, और उसका वैल्यू अपने मन से जो भी चाहोगे वो डाल देना है। लेकिन वैल्यू हमेशा रिलेटिव वैल्यू डालना, कि जिस तरह का टैग है, जिस तरह का उसका वर्क होगा, उसी तरह का उसका आईडी का नाम डालेंगे, और उस आईडी को हैशटैग के थ्रू आप सीएसएस के अंदर एज ए सिलेक्टर यूज करोगे। उसी तरीके से क्लास सिलेक्टर के बारे में बताए थे कल आपको। क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट एचटीएमएल टैग के ऊपर डालोगे और उसका कुछ भी वैल्यू डालोगे, और इसमें भी वही बात होगा, रिलेटेड वैल्यू डालना, जिससे क्या हो कि उसको बाद में चल के आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो कि इस ये नाम दिए तो इसका किस जगह पे यूज किया गया होगा। ठीक है। और साथ ही साथ वहां पे ये चीज देखे थे कि उसको डॉट के थ्रू हम लोग क्या करते थे, क्लास सिलेक्टर को आइडेंटिफाई करते थे सीएसएस के अंदर, सिलेक्टर के रूप में डॉट के थ्रू यूज करते थे। और एक और चीज बताए थे, जब एक ही तरह का बहुत सारा डिजाइन, अब एक ही तरह का डिजाइन बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट पे अप्लाई करना हो, तो वैसे में आप लोग सबके लिए क्या करोगे, एक ही तरह का क्लास सारे एलिमेंट को अप्लाई कर दोगे। लेकिन आईडी कब अप्लाई करोगे, जब किसी एक को पार्टिकुलर कोई एक यूनिक डिजाइन देना हो किसी एक के लिए, तो वैसे कंडीशन में आप आईडी करोगे अप्लाई। आप चाहो तो इसमें चेंजिंग कर सकते हो, बट डेवलपर के कम्युनिटी के द्वारा जो रूल को अपनाया गया है पहले से, आपको उसी को यूज करना है। क्योंकि आप जो बना के कोड छोड़ोगे या कहीं पे अप्लाई करोगे, डेवलप डिप्लाई करोगे किसी भी सर्वर पे, हो सकता है आपके बाद किसी और कोडर को वो कोड रीड करना पड़े, उसमें उसको चेंजिंग करना पड़े। तो आप अगर चीजों को सही तरीके से लिखे होगे तो आपका कोड कोई भी इजीली उसमें चेंजिंग कर सकता है, या फिर आपको भी हेल्प चाहिए किसी से, तो आपको कोड बार बार किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो प्रॉपर तरीका कोड को टाइप करने का, वो तरीके में अगर आप लिख रहे हो तो किसी को भी आप इजीली समझा सकते हो चीजों को। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, क्लास सिलेक्टर कब अप्लाई करना है, जब एक ही जैसा कलर डिजाइन मल्टीपल एलिमेंट पे अप्लाई करना हो तो क्लास सिलेक्टर दीजिए। और आईडी कब देना है, जब एक किसी एक एलिमेंट का कोई एक यूनिक डिजाइन अप्लाई करना है तो वहाँ पे आईडी के थ्रू हम लोग अप्लाई करेंगे। इसके जस्ट बाद हमारे पास आता है चाइल्ड सिलेक्टर। तो आज हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं। चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, ये किस तरीके से यूज करता है। तो चाइल्ड सिलेक्टर कैसे सिलेक्टर को कहते हैं, वैसे सिलेक्टर को कहते हैं जिसमें क्या होगा कि पेरेंट के जस्ट बाद कोई एक टैग लिखे हो। ठीक है, कोई एक टैग लिखो और उसी के ऊपर आपको अलग अलग तरह का डिजाइन अप्लाई करना हो, तो वहां पे आप लोग चाइल्ड सिलेक्टर का यूज करते हो। चाइल्ड सिलेक्टर में आपको लेस देन साइन का यूज करना पड़ता है। अब थोड़ा सा चाइल्ड सिलेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे बॉडी टैग जो है, ये हमारा क्या है, एक अपने आप में पेरेंट एलिमेंट है। इस सब का चाइल्ड कौन है, H1, H2, p टैग, p टैग, p टैग, ये सब इसका चाइल्ड है। यहाँ पे भी देख सकते हो HTML लिखा हुआ, इसका चाइल्ड कौन है, हेड और बॉडी। बॉडी का चाइल्ड कौन है, H1, H2। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ डिव टैग को अप्लाई करते हैं। ठीक है, डिव को अप्लाई करते हैं, स्लैश डिव अप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर से यहाँ पर डिव के अंदर H1 के अंदर भी लिख सकते हैं, दिस इज अ हेडिंग
विद इन डिव, ठीक है, और H1 को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से पी टैग को भी लिखिए, दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है। हमें इस तरीके से चीजें आपको अप्लाई करते चलना है। क्विकली जरा हम पैराग्राफ को टाइप कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज देखना, हम लोग पी टैग पे कुछ डिजाइन अप्लाई कर रखे हैं, H1 पे ऊपर कुछ डिजाइन अप्लाई कर रखे हैं, तो वो डिजाइन देखना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अप्लाई होके आ जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने फाइल के ऊपर, इसको एक बार को डबल क्लिक प्रेस करके आप इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिस इज ए पैराग्राफ विद इन डिव, दिस इज ए हेडिंग विद इन डिव करके लिखा हुआ आ रहा है। आप लोग को वॉइस आ रहा है प्रॉपर। तो यहाँ पे देखो, ये जो हम प्रॉपर पहले से डिजाइन स्टाइल वगैरह अप्लाई कर रखे हैं वो अप्लाई हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस पे हमें अपना एक अलग सा डिजाइन चाहिए। तो आपके पास एक तरीका है कि आप इसके लिए क्लास अप्लाई कर दो, क्लास या आईडी अप्लाई कर दो, और डिव H1 कर देते हैं, क्लास का नाम ही देते हैं डिव H1। तो हम क्लास को कैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, डॉट डिव H1 टाइप कर दीजिए, ब्रैकेट शुरू, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इंटर। और यहाँ पे आप चाहो तो फॉन्ट साइज, स्टाइल, कलर कुछ भी दे सकते हो। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर दीजिए, और कलर कर दीजिए ग्रीन, ठीक है। और इसके अलावा बैकग्राउंड कर दीजिए रेड, ठीक है, कंट्रोल F। तो ये चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसको हम क्लास दे रखे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। अच्छा, एक और चीज़ कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पे हम आई थिंक कंट्रोल S ही प्रेस किए थे। अब इसको रिफ्रेश कीजिए, ये देखो अप्लाई हो गया। आप इसके अलावा मान लो कि आपको क्लास देने का मन नहीं है, आप फिर भी चाहते हो कि केवल इसी का जहां जहां डिव के अंदर H1 आए, ठीक है। ये मान लो हम अभी के लिए कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे फिर से सेम चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, और इसमें हम क्लास नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम क्लास अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, जिसमें क्लास अप्लाई की वहां पे रेड हो गया, जिसमें नहीं अप्लाई किए तो H1 का जो भी हम कलर क्लास में दे रखे थे वो कलर इसके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। H1 का जो भी डिजाइन स्टाइल दे रखे थे वो अप्लाई हो गया उसके ऊपर। हम क्या चाह रहे हैं कि डिव के अंदर जहां जहां H1 आ जाए, जहां जहां डिव के अंदर H1 आ रहा है, मेरी बातों को सुनो, उसका एक ही तरह का डिजाइन, उसके लिए हम क्लास अप्लाई करें सब पर या नहीं करें, फिर भी डिव के अंदर किसी भी डिव टैग के अंदर अगर H1 आ रहा है उसके लिए एक ही जैसा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखो, अभी के लिए हम H1 यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मान लो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे डिव एलिमेंट लिखते हैं, डिव के अंदर H1 इस तरीके से लिख रहा है। ये क्या हो गया, इस तरीके का जो साइन दे होगा ना, ये हो गया आपका चाइल्ड सिलेक्टर है। ये साइन किससे डिनोट करता है, चाइल्ड सिलेक्टर। ये क्या बता रहा है कि जहां पे भी डिव टैग के अंदर H1 आ रहा है उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए। अब इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए यहाँ पे दिस इज अ हेडिंग विद इन डिव, दिस इज देखो अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ। क्या इसमें हमको क्लास का रिक्वायर है, यहाँ पे क्लास देने की रिक्वायर है। आप अगर क्लास को रिमूव कर दो, इस क्लास पे कोई डिजाइन दो या नहीं दो, आप अप्लाई करें, ठीक है। हाँ, अगर आप ये चीजें नहीं लिखते हो तो क्या होगा, इसका जो बाई डिफॉल्ट वाला कलर स्टाइल डिजाइन हम लोग अप्लाई किए हैं वो चलेगा, ठीक है। क्या ऐसा काम हम H1 के साथ के अलावा इसके जस्ट अंदर पी टैग भी लिखे, क्या हम पी टैग के साथ कर सकते हैं? तो बिल्कुल पी टैग के साथ ही आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। मान लो कि इसी जगह पे हम कॉमा डाल करके हम ये भी कह देते हैं, देखो ये आ गया फिर मल्टीपल सेलेक्टर के रूप में, मल्टीपल चाइल्ड सिलेक्टर इसको कह सकते हो। जरूरी नहीं कि मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्टर ही हो, केवल एलिमेंट में ही मल्टीपल एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल क्लास सेलेक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल आईडी सेलेक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल चाइल्ड सेलेक्टर भी हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब हमको दोनों को एक ही जैसा कलर डिजाइन स्टाइल देना हो। ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ से HTML कलर कोड हम डाल देते हैं, थोड़ा सा हम कलर कोड देख लेते हैं HTML का। हमेशा रेड, ग्रीन, ब्लू भी रहता है, अलग अलग तरह के कलर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे हमारे लिए, ठीक है। और बैकग्राउंड पे ये कलर चलेगा,
डायरेक्टली इसी कॉपी कर लीजिए। ये रहा हमारा कलर, बैकग्राउंड में हैशटैग के साथ डाल दीजिएगा कलर। कलर नेम ही केवल ही डालना है, हैशटैग के साथ कोड भी डाल सकते हैं यहाँ से, जो भी कलर चाहिए, जिसका कलर अच्छा लगे बैकग्राउंड के लिए आप बस उसका कोड इसे कॉपी कर लेना। इसे हम लोग हेक्स कोड कहते हैं, हेक्साडेसिमल कोड कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम भी है क्या इसमें एवरीवन? इससे पहले भी थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को हेक्स कोड वगैरह के बारे में बता रखे हैं, तो वही चीजें यहाँ पर निकल के आ रहा है, कुछ नया सा नहीं आ रहा है। ठीक है, इसे कंट्रोल एस कर लेंगे हम लोग, कंट्रोल एस करते हैं। और कलर से क्या होता है मेरा, बैकग्राउंड से तो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, कलर से क्या होगा, फोरग्राउंड कलर चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे पी टैग H1 सब पे एक ही जैसा हो गया ना, सारा एक ही जैसे अप्लाई कर रखे हैं। अब इसके अंदर पी के अंदर आप क्या कीजिए, एक H2 लिख दीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा। दिस इज अ सब हेडिंग विद इन डेप, और इसको H2 को क्लोज कर देते हैं फ्लैश करके। इसे हम कॉपी करेंगे, इसको जस्ट इसके नीचे डाल देते हैं। अब देखिए H2 में कोई डिजाइन स्टाइल कलर नहीं है। अच्छा, H2 में यहाँ वाला स्टाइल आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग H1 के H2 के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रखें, कलर ग्रीन होगा, बैकग्राउंड येलो होगा, वही है ना, बैकग्राउंड येलो कलर ग्रीन आ रहा है। तो यहाँ पे हम फॉन्ट का साइज और कलर चेंज कर देते हैं। फॉन्ट का कलर यहाँ पे हम देखते हैं कुछ अलग सा, जैसे यही कलर डाल देते हैं फॉन्ट का। इसके लिए तो ये जो नीचे हमारा है कलर ग्रीन डाल रखे, इसके जगह पे हैशटैग डाल करके, कभी भी हेक्साडेसिमल कोड डालिएगा तो हैशटैग डाल करके कलर तो चेंज हुआ, बहुत बेकार सा कलर हो गया। कंट्रोल से कंट्रोल भी कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ठीक है। और फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 35 पिक्सल, चलेगा क्या? चलेगा। तो ये चीजें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कैसे काम करना है। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां भी ये चीजें आप लोगों को चाइल्ड सिलेक्टर तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीजें हम लोग देखने वाले हैं। जहां जहां हमारा देखो चाइल्ड सिलेक्टर क्लियर हो गया, जहां जहां हमारे पास H1 के बाद H2 आ रहा है, ठीक है, एक मेरे पास आता है डिसेंडेंट सिलेक्टर, इसका जाता है एडजेस्टेंट सिबलिंग सेलेक्टर। इन सबको ना हम लोग CSS3 के अंदर देखने वाले। जरा इसमें बस एक चीज हमको आप लोगों को समझाना था, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर आप लोगों को बस बता देते हैं, ठीक है, यही काफी रहेगा। इसको भी आगे चल के बताएंगे, ये आपको तो बार बार यूज में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको जरा समझिए, इसको समझ लीजिए, फिर सब सारा क्लियर हो जाएगा। तो जहां जहां हमारे पास, यहाँ पे ध्यान देना, इसके ऊपर चलते हैं, HTML के ऊपर। अब देखो कौन से सिलेक्टर को हम लोग पढ़ने वाले थे, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। सिबलिंग मतलब क्या होता है, भाई बहन। तो ये अगर आपका पेरेंट क्लास है, इसके अंदर ये सबको अगर हम चाइल्ड बोल रहे हैं H1 H2, तो H1 H2 और पीटर आपस में क्या होगा, एक दूसरे के सिबलिंग हो। H1 H2 और पीटर क्या होगा, आपस में एक दूसरे के सिबलिंग होगा। तो आपको क्या बताना है कि H1 के जस्ट बाद जो H2 आ रहा है, H1 के जहां जहां भी H1 के जस्ट बाद H2 आ रहा है, मान लो H1 के बाद बोला नहीं, अब देखो इसको हम जरा नीचे कर देते हैं। H1 के जस्ट बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे पी टैग आ रहा है, और यहाँ पे H1 के बाद H2 आ रहा है, यहाँ भी H1 के बाद H2 आ रहा है, ठीक है। इसको भी हम नीचे कर देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए। केवल यहीं पे हमें ऐसा डालना है कि H1 के जस्ट बाद H2 आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। H1 फिर उसके बाद H2 कर देते हैं, ठीक है। H1 के बाद जो H2 आ रहा है, उसका फॉन्ट साइज बस आपको क्या कर देना है, 50 पिक्सल कर देना, 50 नहीं 50 पिक्सल कर दीजिए, कंट्रोल एस, रिफ्रेश कीजिए।
कंट्रोल एस यहाँ पे रिफ्रेश, ठीक है, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करते हैं। ये क्या हुआ? एक काम कीजिए, रेजिस्टेंस सिंबलिक सेलेक्टर का ही यूज कर लेते हैं। टिल्ट साइन का यूज कीजिए, S1 S2, और इसको रिफ्रेश। ये रहा। ये क्या किया? सब पेयर में ऐसा कैसे हो गया? फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे CSS के थ्रू कि जिस जिस जगह पे H1 के जस्ट बाद H2 आ रहा है, ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हम गलत कर दिए, ठीक है, हम चीजें बताने में आपको गलत कर दिए। एडजस्टेंट सिबलिंग सेलेक्टर है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये सही है, ये कोड सही काम किया, हम बताने में गलत कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा जरा क्या लिख रहे हैं। अगर ये सेम इसका पेरेंट क्या है, H1 या H2, देखो H1 H2, फिर यहाँ पे H1 H2, और फिर यहाँ भी H1 H2, ठीक है, इस दोनों का पेरेंट कौन है? टीम। ये चाहे ऊपर हो या फिर यहाँ पे एक गैप करके, इससे इसको फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट दोनों का एक ही है, दोनों आपस में क्या है? सिबलिंग है। दोनों आपस में क्या है? सिबलिंग है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जहां जहां इस तरीके के कंडीशन के साथ आएगा, H1 के जस्ट बाद H2 आएगा। अब देखो, एक H2 हम यहाँ पर भी डालते हैं, यहाँ पर हम पहले एक H1 को हम हटा देते हैं। अभी के लिए इस H1 को हम कंट्रोल F कर देते हैं रिफ्रेश, ठीक है। अब देखो, ये भी तो एक H2 है। यहाँ पर जो पहले से H1 था, जिसका पेरेंट क्या था? बॉडी था, और इस H2 का भी पेरेंट बॉडी था। तो यहाँ से H1 को हटा दिए। अब क्या होगा? अब जो डिजाइन स्टाइल जो भी अप्लाई किए हैं H2 के लिए, ये H1 पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो भी कलर स्टाइल वगैरह अप्लाई करेंगे वो H1 के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा, H2 के लिए एप्लीकेबल होगा। फॉन्ट साइज 100 पिक्सल करेगा, लेकिन उसी का करेगा जहाँ पे दोनों का पेरेंट एक ही हो, H1 और H2 का एक ही पेरेंट हो। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरे पास H2 है, ये H2 है और ये H1 है, इस दोनों का पेरेंट एक ही डिव है। तो इस H2 पे कलर अप्लाई है, फिर इस पर भी अप्लाई होगा, चाहे ये इसके जस्ट बाद में लिखा हो या पहले लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पे इस H2 पे क्या अप्लाई हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर भी कोई H1 कहीं भी लिखा हुआ, चाहे नीचे लिखा हो या ऊपर लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इन्फ्रेस करेंगे तो अगली बार इसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया। यही होता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। सेम इसी तरीके से मेरे पास एक और आ जाता है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर कहते हैं, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। सेम इसके जस्ट बाद मेरे पास एक और आता है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। इसमें क्या करता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में, कि जहां भी आपको क्या होगा, H1 प्लस पी टैग दे रहा है, तो पी टैग का कलर स्टाइल वगैरह चेंज कर देगा, लेकिन H1 के जस्ट बाद जो पी टैग आएगा ना, उसके लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे डिसेंडेंट भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। हमें इन सब के ऊपर नहीं जाना है, और ना ही हमको ज्यादा करके जनरल सिबलिंग भी सिलेक्ट करता है। हम लोग जो ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज करने वाले हैं सिलेक्टर वगैरह, वो यूज करने वाले हम लोग सबसे पहला, तो ये आपको थोड़ी बहुत एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करोगे। सबसे ज्यादा यूज जो होने वाला है आपका, ये क्लास सिलेक्टर का यूज होने वाला है। इसको आप ध्यान में रखना, क्लास सिलेक्टर को आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो। इस पर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और उसके जस्ट बाद आईडी सिलेक्टर का प्रैक्टिस कर लेना। ये दोनों सिलेक्टर आप लोगों का क्लियर है तो सारा वर्ड हो जाएगा, और थोड़ी बहुत ये आपका चाइल्ड सिलेक्टर भी क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, बैकग्राउंड इमेज क्या होता है। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा लॉन्ग क्लास होगा, हम लोगों का लंबा चलेगा क्लास, उसे बहुत सारी चीज़ें पूरा क्लियर करना होगा।
और साथ ही साथ उसके ऊपर हम आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी देने वाले हैं। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।